अलका की कहानी भाग 3। ब्याह को अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। आज हेमलता अलका को लेकर कुलदेवी के मंदिर जा रही थी। उसके परिवार में किसी भी शुभ अवसर से पहले कुलदेवी को मनाने की परंपरा थी। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। अलका के चारों साथी भी कुछ नया अनुभव करने के लिए उनके साथ जा रहे थे। कुलदेवी का मंदिर महल से घंटे भर की दूरी पर था। उसके पुरखों के ज़माने में वहाँ भव्य मंदिर हुआ करता था, पर अब सिर्फ मिट्टी का ढेर बचा था। बरगद के पेड़ के नीचे टूटी फूटी दीवारों के बीच मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। वह मिट्टी का ढेर ही चंदन वंश की कुलदेवी थी। हेमलता ने पूरी श्रद्धा के साथ देवी का 16 श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगाया। घंटे भर की लंबी पूजा के बाद वह फुर्सत हुई। उसके पूर्वजों के ज़माने में देवी को बलि दी जाती थी, पर अब समय के साथ परंपरा बदल गई थी। चारों साथी शुरुआत में तो बहुत खुश थे, पर अब अधिक समय लगा देख उकताने लगे थे। श्रवण तो मंदिर सोचकर आया था, पर यहाँ धूल और धूप के बीच वह असहज हो रहा था। देवी की पूजा खत्म हुई कि तभी बाबा बटकू नाथ लाठी ठेंगते हुए वहाँ पहुँचे। जय हो ठकुराइन देवी जी को मनाने आई हैं। अच्छा है, सभी का आशीर्वाद होगा तभी अड़चनें हटेगी। हेमलता ने दूरी से ही उनको नमन किया। अलका ने भी माँ को झुकता देख सिर नवाया। खुशी रहो बेटी, भगवान सबको भला करे, उन्नत करो। जय हो बाबा। आपने तो सुना ही होगा कि देवी के साथ क्या हुआ। उस बेचारे का क्या दोष था। वह तो मेरे कुल की सेवा में लगा एक सेवक था। उसको भी उसने। तभी हेमलता बच्चों की तरफ देख चुप हो गई। सच्चाई ज़्यादा दिन नहीं छुपती। अपनी बेटी को विदा करने से पहले सभी रहस्य बताकर भेजना बाबा, यह कहकर हाथ लहराते हुए वहाँ से चले गए। चलो गाड़ी में बैठो, देर हो रही है, धूप भी बढ़ रही है। अलका हेमलता के साथ एक गाड़ी में बैठी थी और उसके चारों साथी दूसरी गाड़ी में। वह सब कुलदेवी को मनाकर महल की ओर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में वहीं बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो उसे दिन उन चारों के सामने पैसे ऐंठने के लिए कूद पड़ी थी। वह पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए सड़क के बीच में नाच रही थी। उसका बेटा उसे बांधकर कहीं ले जा रहा था। अलका बाबा की बातों में उलझी हुई थी। आखिर उसकी माँ उससे क्या छुपा रही थी। बाबा ने किस राज को बताने को कहा था, पर हेमलता को चिंतित देख उसने उससे कुछ नहीं पूछा। गाड़ी एक बार फिर महल के अंदर थी। हेमलता की जेठानी मायावती ने उसका स्वागत किया। पानी के साथ उनकी टीट उतारी गई। अलका ब्याह से पहले अगर कहीं भी जाएगी तो उसका इसी प्रकार स्वागत और शुद्धिकरण किया जाएगा। महल में पकवान बनने लगे। नाश्ते के लिए मिठाइयाँ तैयार की जा रही थी। देवी के महल से जाने के बाद नंद किशोर ने सारी जिम्मेदारियाँ संभाली थी। अंदर के सारे काम हेमलता की निगरानी में
और बाहर के नंद किशोर की निगरानी में हो रहे थे। हेलो अलका, कैसी हो? ब्याह की तैयारी कैसी चल रही है? तबीयत ठीक है ना? यस सर। आप बताइए, आप कैसे हैं और यहाँ कब आ रहे हैं? अरे बेटा, अभी फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। देखो, ब्याह की रात को आऊँगा। और मासी, यह तो वहीं जाने। मैंने तो आज ही कहा कि चलो जाओ, पर वह सुने तब ना। देखो, 2-3 दिन में आती है। जी सर। अभी अकेली हो? हाँ कहिए। वह कहाँ है? जी जी, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके बेटा। अलका अकेली नहीं थी, कमरे में उसके साथी भी बैठे हुए थे। काजल उसे दिन के बाद से अलका की हर हरकत पर नज़र रखे हुई थी। अचानक ही काल के बीच में उसके चेहरे के रंग को बदलते हुए उसने देख लिया था। काल में कौन था? कोई नहीं, मास्टर जी थे। चंपा मासी है ना, उन्हीं के पति साइकेटिस्ट। काजल उसके हाव भाव से समझ गई थी कि वह जरूर उससे कुछ छुपा रही थी। शाम के समय अलका ने सबसे छुपकर फिर शंभू जी को फ़ोन मिलाया। हाँ सर, क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा था कि वह कहाँ है। वह तुम्हारे पास ही है ना? हाँ सर, वह मेरे पास ही है। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, पिछले 5 दिनों से इस तरह की एक और एलर्जी सेटेलाइट में दिख रही है। उसका भी ओरिजिनल वैसा ही है। पहले नज़र में तो वह हूबहू उसी की तरह है। यह ऊर्जा वहाँ से मिल रही है। क्या वह उसी की तरह शक्तिशाली है? अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, पर शहर के बाहर का कोई इलाका है। और रही शक्तिशाली होने की बात, वह तो परीक्षण के बाद पता चलेगी। हम अगर वह उसी की तरह हुआ तो यह तो डरने की बात है। हाँ बेटा, पर तुम ब्याह के ध्यान दो। हम लोग यहाँ सब संभाल लेंगे। तुम एंजॉय करो। ओके सर। डॉक्टर शंभू जी का यह फ़ोन अलका के मन में कौतूहल उत्पन्न कर गया। कहीं यह ऊर्जा इसी की तो नहीं, कहीं यह बोतल से आज़ाद तो नहीं हो गया। पर अभी अलका के कमरे में बहुत चहल पहल थी। उसका इस समय बोतल को देख पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। अलका वापस अपने कमरे में लौट आई। वह ऐसा दिख रही थी कि जैसे सब नॉर्मल हो, पर काजल ने अलका और डॉक्टर शंभू की सारी बातें सुन ली थी। उसका अलका पर संदेह और भी बढ़ गया था। रात अधिक हो चुकी थी। महल के सभी लोग सो चुके थे, पर अलका अभी भी जाग रही थी। उसे उस ऊर्जा को लेकर टेंशन हो रही थी। आखिर इतनी सालों बाद अचानक उसी की तरह एक और शक्तिशाली कहाँ से आ गई? क्या इसका उद्देश्य भी उसी की तरह है? अलका यही सब सोचती बिस्तर पर लेटी हुई थी कि तभी उसे बोतल का ध्यान आया। वह उठकर उसे बेड बॉक्स के पास गई, पर उस पर ताला लगा था हुआ था और चाबी अलका की बैग में थी। उसने बैग को ढूंढने के लिए यह सारा कमरा खंगाल डाला, पर बैग कहीं नहीं दिखा। बैग शायद माँ के कमरे में होगा।
वहीं सारा दिन बेफजूल के काम करती रहती है। मैंने उन्हें कितने बार कहा है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, पर वह किसी को सुने तब ना। अलका यह बड़बड़ाते हुए हेमलता की ओर चल पड़ी। हेमलता का कमरा उसके कमरे से थोड़ी दूर पर था। महल के सन्नाटे से बाहर रोते कुत्तों की आवाज़ बहुत डरावनी लग रही थी। महल की सारी लाइट बंद थी। अलका ने अपनी मोबाइल का टॉर्च जला रखी थी। वह जैसे तैसे माँ के कमरे तक पहुँचती। हेमलता थकान के कारण गहरी नींद में सो रही थी। अलका ने बड़ी सावधानी से अलमारी से बैग निकाला और उसे लेकर वापस लौट आई। पर जब वह वापस लौट रही थी तब काजल ने उसे देख लिया और चुपचाप उसका पीछा करने लगी। अलका ने कमरे में आकर दरवाज़ा को अंदर से बंद कर लिया और बॉक्स के पास जाकर उसके ताले को खोलने लगी। काजल खिड़की के पीछे उस पर नज़र रखी हुई थी। अलका ने बॉक्स को खोलकर एक बोतल बाहर निकाली जिसमें सुर्ख लाल महावर भरा हुआ था। यह महावर उसे ऊर्जा का प्रतीक था। बोतल से महावर होने का मतलब था कि वह ऊर्जा अभी उसमें कैद थी। अलका ने बोतल को वापस बॉक्स में रख दिया और ताला लगा बंद करके सोने जाने लगी कि तभी ऊपरी फ्लोर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। चीखने की आवाज़ के साथ सभी लोग जाग गए। आनन फानन में महल की लाइट जलाई गई। क्या हुआ? कौन चीखा? काजल मौका पाकर उस भीड़ में शामिल हो गई। अलका भी अपने कमरे से बाहर आ गई। पता नहीं चीखने की आवाज़ ऊपर से आई थी या लोग छानबीन के लिए ऊपर जा ही रहे थे कि तभी सीढ़ियों पर अनीता बेहोश की हालत में पड़ी हुई मिली। उसके सर से खून बह रहा था। उसे उठाकर नीचे लाया गया। उसकी पट्टी की गई और एम्बुलेंस के आते ही उसे अस्पताल भेज दिया गया। लगातार 2 दिनों में महल में होने वाली यह दूसरी अनहोनी थी। हेमलता को लग रहा था कि महल के उस पिशाच ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और वह एक एक करके सभी को निशाना बना रहा है। नंद किशोर ने उसे एक बार फिर समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब उसका वहम है। अनीता का सीढ़ियों पर से गिरना महज एक एक्सीडेंट था, पर अभी भी एक सवाल हर के मन में था कि आखिर वह इतनी रात को वहाँ करने क्या गई थी। सुबह होते होते अनीता को होश आ गया। उसके पति रामधन सारी रात उसके साथ था। सुबह होते ही हेमलता और परिवार के अन्य लोग भी उसे देखने अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उसके सिर पर गहरी चोट आई है और कुछ दिन बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। सभी के पूछने पर अनीता ने बताया कि वह छोटू को
बाथरूम में ले गई थी कि तभी ऊपर की फ्लोर से किसी की आहट सुनाई दी। वह उसी का पीछा करने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ी, वैसे ही ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पैरों को खींच लिया हो। वह किसी चीख से उलझ कर नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। काजल ने अनीता के हाथ भाव संदिग्ध लगे। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही हो, लेकिन काजल ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हो सकता है वह चोट के कारण ऐसा व्यवहार कर रही हो। रामधन को भी अनीता पर शक हुआ, क्योंकि वह जब उठा तब तो छोटू सो रहा था। सब लोग वापस महल जाने के लिए अस्पताल से बाहर आ गए। तभी हेमलता को याद आया कि वह अनीता के लिए जो फल लेकर आई थी वह उस गाड़ी में ही भूल गई थी। उसने काजल को उस फल देने के लिए भेजा। अस्पताल के उस वार्ड में कोई नहीं था। अनीता किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। आगे के कदम संभाल कर बढ़ाना। चाची जी, फल काजल को अचानक वहाँ देख वह डर गई। हड़बड़ाहट कर फ़ोन काट दी। काजल अनीता को फल देकर वापस लौट गई, पर उसकी हड़बड़ाहट ने साइकाइट्रिस्ट काजल के सेक्सनेस को एक्टिव कर दिया। उसके सामने अब अनेक सवाल थे। एक तरफ अलका कुछ छुपा रही थी, तो दूसरी ओर अनीता के मन में भी कुछ चल रहा था। हेमलता और सभी लोग महल वापस लौट आए। अगर काजल को सच्चाई तक पहुंचना है तो अपना जासूसी मोड एक्टिव करना पड़ेगा। ब्याह की तैयारियां सिमटने लगी थी। महल के गार्डन में मंडप सजाया गया। अब गाने बजने और खाने का समय नज़दीक आ रहा था। हेमलता पिछले 6 दिनों से दौड़ दौड़ कर थक गई थी। नंदकिशोर निवासी ब्याह की तैयारी में लगे हुए थे। सूरज ढल गया था। लगातार 2 डरावनी रातों के बाद आज की यह नई रात क्या नया लेकर आने वाली थी। फिर महल की सारी लाइट बंद हो गई। हेमलता अपने कमरे में अभी भी जाग रही थी। किसी अनहोनी के डर से उसे नींद नहीं आ रही थी। महल के बाहर बेमौसम बरसात हो रही थी। बादलों के गड़गड़ाहट के साथ चमकती बिजली महल के सन्नाटे भरे अंधेरे को खलल डाल रही थी। तेज बारिश और हवा के कारण इलाके की इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी गई थी। पहले के लोगों के लिए 2 अनहोनी वाली रातों के बाद आज की यह अंधेरी रात किसी डरावनी सपने से कम नहीं थी। बिस्तर पर बड़ी देर तक आंखें मूंद कर लेटे रहने के बाद आखिरकार हेमलता की आंख लग गई। वह स्वप्न लोक में खोने ही वाली थी कि तभी बादल की तेज गर्जना के साथ उसकी नींद टूट गई। वह उठकर बैठ गई। उसकी शरीर डर के कारण काँप रही थी। माथे पर सिकन की रेखाएं उभरी हुई थी। उसने कोई डरावना सपना देखा था। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था।
वह पानी की तलाश में बिस्तर से उठी कि तभी एक और हृदय विदारक चीखने की महल के सन्नाटे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लोग हड़बड़ाकर उठ गए। महल में एक बार ही तलाश शुरू हो गई। कौन चीखा? आवाज़ कहाँ से आई? किसकी आवाज़ थी? ऐसे ही बहुत से प्रश्न साले महल में जाने लगे। जब बहुत देर तक कुछ नहीं पता चला तब उन्होंने ऊपर की फ्लोर में जाने के लिए निश्चय किया। नंद किशोर बड़ी सी टार्च लिए उन सब की अगुवाई कर रहे थे। महल में बिजली नहीं थी। इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज होने जाने के कारण महल पूरी तरह अंधेरा से भरा था। नंद किशोर आगे आगे ऊपर चढ़ गए। उनके पीछे बाकी लोग भी ऊपर आ गए। बाल का वह फ्लोर सच में बहुत डरावना था। ऊपर ही चढ़ते ही सामने की दीवार पर हिरण की खाल लटक रही थी। आगे बढ़ने पर अन्य जानवर की खाल भी बहुत हिरण में लटकी हुई, जिसकी आंखें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो को घूर रही हो। दीवार पर जहाँ तक आधे तिरछे क्रॉस के निशान गोट हुए थे। सीढ़ी के थोड़ी दूरी पर 3 कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक सामने की ओर और बाकी 2 दाएं और थे। उन सभी में आंतरिक ताला लगा हुआ था। वह लोग कमरे की ओर बढ़े कि तभी एक कमरा खुद तेज हवा के झोंके के साथ खुल गया। लोग हड़बड़ाकर नीचे की ओर भागे, पर नंद किशोर पूरी हिम्मत के साथ वहीं डटे रहे। इस भाग दौड़ में कई लोगों को चोट भी आई। नंद किशोर को कोई मंत्र बड़बड़ाते हुए आवाज़ में कोई फिर से बंद कर दिया और ताले को उठाकर हाथों से जोर से लाकर दिया और बड़ी ही शांति के साथ वहाँ से उतर आए। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 4 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।